ठीक है, चलिए मैं अभी जरा होमवर्क का आंसर बताता हूँ बच्चों, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। √3GL ये है थीटा, है ना। यहाँ पर आकर के ऐसी वेलोसिटी हो गई कि टेंशन जस्ट ज़ीरो हो गया। ठीक बच्चों। अच्छा, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू अंडर रूट mv², अच्छा मैं लिख देता हूँ, पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ, mv²/L इक्वल्स टू mg cos थीटा। ठीक है, m से m कैंसिल हो गया भाई। v इक्वल्स टू अंडर रूट GL cos थीटा, √GL cos थीटा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जब ये आ गया तो यहाँ से यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो लगा देते हैं, हाफ mv² m इंटू GL cos थीटा। हाँ, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ½ m3GL। ठीक है, इक्वल्स टू वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को बच्चों कितना वर्क करना पड़ेगा, ये L cos थीटा डिस्टेंस है और ये L है, बॉडी जा रही है ऊपर और फोर्स लग रहा है mg नीचे, तो निगेटिव वर्क करना पड़ेगा कि नहीं। तो कितना, -mgL1 + cos थीटा, ये वर्क आ गया। एम एल कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो गया, अरे वाह मज़ा आ गया। तो यहाँ से बच्चों आता है cos थीटा/2, cos थीटा/2 -3/2 बराबर 1 + cos थीटा, ये आ गया। ठीक। अच्छा, अब यहाँ से देखिए क्या आएगा, cos थीटा - cos थीटा/2 कितना बचा, cos थीटा/2, ये बचा कि नहीं बचा। भाई ये तो आएगा, cos थीटा/2 आएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ बिल्कुल कर दिया, ये माइनस साइन लगा था, ये गड़बड़ कर दिया मैंने। तो क्या लिखेंगे बच्चों, cos थीटा/2 -3/2 -1 -cos थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आती है, अगर ध्यान से देखें, 3/2 cos थीटा बराबर 3/2 -1 मतलब हाफ। तो बच्चों यहाँ से वैल्यू आ रही है cos थीटा इक्वल्स टू 1/3, आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है। अच्छा, cos थीटा की 1/3 आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये cos थीटा इक्वल्स टू 1/3 पर ब्रेक करेगा, मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, ये सर्कुलर मोशन को ब्रेक करेगा यहाँ पर कहीं आकर के। ठीक है, इस जगह आकर के इसने मोशन को ब्रेक किया, सर्कुलर मोशन को। ठीक है भाई, यहाँ वेलोसिटी क्या करते हैं, इस जगह वेलोसिटी कितनी आ गई, √GL cos थीटा थी ना, तो GL/3 ये वेलोसिटी आ गई। अब कितनी मैक्स, और ये एंगल भी थीटा है, तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा यहाँ से। तो हमें प्रोजेक्टाइल में फॉर्मूला पड़ा है, v² sin² थीटा/2 जी भाई, है ना। तो यह आ जाएगा GL/3। साइन थीटा की वैल्यू, अगर cos थीटा की वैल्यू बच्चों 1/3 है। हाँ बच्चों, बिल्कुल आर्यमन बिल्कुल पूछ सकते हो, ये है थीटा, cos थीटा की वैल्यू 1/3। ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़े। हाँ, ध्रुव कुमार गोपे, सब चकाचक बच्चा। चलिए, ये आ गया 9 में से 1 गया 8, तो ये आ गया √8 या 2√2 भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर sin² थीटा की वैल्यू रखेंगे तो बच्चों कितनी आएगी, 8/9 ये आएगी। चलिए, अपॉन 1/2 जी से जी कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक, तो ये आ गया 4। तो h की वैल्यू देखो बच्चा पार्टी कितनी आ रही है, ये आ रही है 4L/27, ये आ गई। हाँ बिल्कुल शुरू करेंगे तन्मय, आज सेंटर ऑफ मास शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा वर्क पावर एनर्जी के बारे में चर्चा कर लें, उसके बाद सेंटर ऑफ मास स्टार्ट होने वाला है, मतलब अगले 15 मिनट बाद सेंटर ऑफ मास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट के अंदर अंदर। तो ये 4L/ आ गया, h की वैल्यू आ गई। अच्छा, टोटल हाइट निकालेंगे तो इसमें L cos थीटा ऐड करेंगे, ठीक, यानी कि L/3 और ये L, तो टोटल कितना आ गया बच्चों, अगर मैं टोटल हाइट निकालूं
तो कितना आया बच्चों, L प्लस L/3 प्लस 4L/27। तो यहाँ से H की वैल्यू आ रही है 27 प्लस 9 कितना हुआ बच्चों, 36। 36 प्लस 4 40। तो यह आता 40/27L। स्वरूप ने इसका आंसर सही बताया, स्वरूप सलूगू ने इसका आंसर सही बताया है। ठीक है। तो ये है कहानी इस H की वैल्यू की, टोटल हाइट की। बच्चों एक दो चीज़ें और आपके साथ बस डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट बता रहा हूँ। अगर आप में से कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बादशाह है और ख़ासकर कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर वो कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन कर लेता है, तो एक क्वेश्चन एक रिज़ल्ट बताने जा रहा हूँ, उसका सलूशन आप चाहें तो बता सकते हैं खुद से सॉल्व करके। और रिज़ल्ट ये है बच्चों कि अगर मैं किसी पार्टिकल को, कोई भी पार्टिकल अगर यहाँ पर थीटा एंगल पर स्ट्रिंग स्लैक होगी, अगर किसी पार्टिकल की थीटा एंगल पर स्ट्रिंग क्या होगी, स्लैक होगी, तो ये पार्टिकल जिस पॉइंट पर स्ट्रिंग वापस से टाइट होगी, ये एंगल प्रूफ करना है आपको 3 थीटा के बराबर होगा। हाँ, तो बच्चों मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने जा रहा था ये तो मैंने बता दिया आपको, ये आप करते रहिएगा घर में जा कर के, और इसका प्रूफ जब आप पढ़ लीजिएगा तो उसका प्रूफ भी बता सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था आपसे कि आखिरकार और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक अगला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहले आप बताइएगा फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चनवा ई है कि स्ट्रिंग की जगह बच्चों यहाँ पर एक रॉड है। ये क्या है, रॉड है। क्या है बच्चों, रॉड। और रॉड है मासलेस। कैसी रॉड है बच्चों, मासलेस। ये मासलेस रॉड है, लेंथ है L। ठीक। अब यहां से इस जगह से एक पार्टिकल को V0 स्पीड दी गई, मिनिमम स्पीड V0 कितनी दी जाए, सो दैट पार्टिकल मूव इन कंप्लीट सर्कल। जिशान ने आंसर बता दिया, तन्मय ने आंसर बता दिया। ओके। तो बच्चों ये कैसे आया √4GL, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब ये घूम रहा है ना बच्चों, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे घूम, ठीक। तो इस पॉइंट पर जब ये पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी लगभग 0 अगर रही, क्योंकि इसमें टेंशन 0 पॉसिबल है क्या, पर एक रॉड स्लैक हो सकती है क्या बच्चों, नहीं हो सकती ना। तो टेंशन तो कभी 0 पॉसिबल है ही नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तो यहाँ सर्कुलर मोशन जो केवल रुकेगा वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन 0 होने के कारण नहीं रुकेगा, वेलोसिटी 0 होने के कारण रुकेगा। तो इस जगह वेलोसिटी को 0+ रख दीजिए। ठीक है। टू जस्ट कंप्लीट द सर्कल को जस्ट कंप्लीट करने के लिए मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे ताकि ये घूम जाए। तो यहाँ वेलोसिटी 0 है, यानी कि पूरी की पूरी ½mv0² वो ऊपर जाके पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। दैट मीन्स 2mgl। ये 2 इधर गया तो 4 हो गया, m से m कैंसिल हो गया, और v0 की वैल्यू कितनी आती है, √4GL। ठीक, समझ में आ गई बात। तो √4GL एक ऐसी वेलोसिटी है अगर जिसको हम देंगे तो रॉड अगर है, रॉड और मासलेस रॉड है, तो ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर लेगा। क्लियर है बच्चों। अभी दे अभी 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 आते हैं, चिंता मत करो। तो होगा क्या बच्चों, इस केस में होगा ये, जिशान जो बोल रहा है उसी बात को मैं बता रहा हूं। तो एक्चुअल में क्या होगा, ये है रॉड, ध्यान दीजिएगा जरा, ये रॉड है। अरे यार,
ये है रॉड, ठीक। इस रॉड में ये पढ़ना है पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा भाई। तो इसको फेंका मैंने, ठीक, √4GL। ज़रा पीछे जाते हैं, मैंने √4GL से एसोसिएटेड एक क्वेश्चन दिया था स्ट्रिंग के केस में। यहाँ से यहाँ जाने में, इधर से इधर जाने में, थीटा जब cos थीटा 2/3 के बराबर हुआ था, cos थीटा 2/3 के जब बराबर हुआ था तो इसमें टेंशन 0 हो गया था, याद है, ठीक। इसका मतलब इसके पहले फोर्स ऐसा लग रहा था, ए ऐसा ऐसा ऐसा, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द सिस्टम होता है ना बच्चों, ऐसा ऐसा। यहाँ पर जा करके टेंशन वह हो गया 0। और याद करिए इसके ऊपर टेंशन नेगेटिव था। कैसा था टेंशन? नेगेटिव आया था कि नहीं? मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था। नेगेटिव का बच्चों मतलब क्या था? नेगेटिव का मतलब ये था क्योंकि टेंशन लगातार डिक्रीज हो रहा है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, ठीक है। तो टेंशन आया था नेगेटिव। अब टेंशन अगर नेगेटिव आया था, टेंशन की वैल्यू अगर नेगेटिव थी तो स्ट्रिंग में टेंशन नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर रॉड है तो रॉड स्लैक नहीं हो सकती, तो उस केस में रॉड कैसा फोर्स प्रोवाइड करेगी? नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करना शुरू हो जाएगी। पहले टेंसाइल फोर्स और इसे बोलते हैं कंप्रेसिव फोर्स रॉड में डेवलप हो जाएगा, और रॉड उसे अंदर आने से रोकेगी, इस पार्टिकल को अंदर आने से रोकेगी, ऐसे अंदर आने। बेटा बैग ले जाओ यहाँ से, किसका है बैग? अच्छा, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई। पहले स्ट्रिंग थी तो इसको फोर्स चाहिए था किधर? बाहर की ओर, लेकिन स्ट्रिंग बाहर की ओर फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। लेकिन रॉड तो बाहर की ओर फोर्स प्रोवाइड कर सकती है ना, क्योंकि रॉड कंप्रेस तो हो नहीं सकती है। रॉड कंप्रेस तो हो सकती है, स्ट्रिंग कंप्रेस नहीं हो सकता, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर भी जब मैंने √4GL से रॉड को वेलोसिटी दी बच्चों, यहाँ पर भी तो ये बात तो तय है ना बेटा, ये टेंशन तो यहाँ पर भी नॉन ज़ीरो होगी शुरू में, और टी cos थीटा बराबर 2/3 पर जा करके टेंशन डिक्रीज होते 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 डिक्रीज हो रही है, टेंशन डिक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं डिक्रीज हो रही है, और यहाँ आके टेंशन 0, यहाँ आके टेंशन नेगेटिव का मतलब पता है क्या है? टेंशन अवे फ्रॉम द सिस्टम की ना हो करके टुवर्ड द सिस्टम। तो उसके बाद जो रॉड होगी ना, ये नॉर्मल फोर्स लगाना शुरू कर देगी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक टेंशन वाला फोर्स होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक नॉर्मल वाला फोर्स होगा रॉड का, ठीक। क्लियर है बच्चों? फीलिंग आ गई मन पटेल? बढ़िया बात है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ जो आप नेक्स्ट क्लास में करके लाइएगा। क्वेश्चन वह है ये कि ये है सेमी सर्कल, हाँ हेमिस्फेयर, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल को हमने रिलीज किया रेस्ट से 0 वेलोसिटी दे करके, 0+, थोड़ी सी ज़्यादा वेलोसिटी दे करके। आपको बताना है एट व्हाट थीटा पार्टिकल विल लूज द कॉन्टैक्ट विद द स्फेयर। स्फेयर इज फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है बच्चों, ठीक है। पार्टिकल विल लूज द कॉन्टैक्ट, किस एंगल पर पार्टिकल कॉन्टैक्ट लूज करेगा। चलिए बच्चों आगे बढ़े जरा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो अब चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बच्चों, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। शुरू करें। तो चैप्टर वा का नाम है सेंटर ऑफ मास, तो मोमेंटम एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम एंड कोलिजन, सेंटर ऑफ मास। बेसिकली चैप्टर का नाम क्या, 3 टॉपिक बेसिकली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसी के नाम से चैप्टर का नाम पड़ गया, बाकी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ मास में मैं क्या पढ़ाऊँगा, जैसा कि मेरा नेचर है आप सब जानते हैं। सेंटर ऑफ मास की डेफिनीशन, इसको COM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली, ठीक है। सर क्या आप एक बार बता सकते हैं अपने असाइनमेंट कहाँ पे डाले हैं काइनेमेटिक्स 2D के बाद? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन सुनिएगा। मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेंसिल है या ये विक्स इनेलर की चेन है, ठीक है, और इसमें इसकी चेन में मैंने क्या किया, इसको ऐसे
अब मैं इस चेन को, मैंने क्या पढ़ा है, गुरुजी ने पढ़ाया प्रोजेक्टाइल मोशन करता है पार्टिकल। जरा इस चेन को फेंकें, तो चेन, अगर मैं चेन इस विक्स इनहेलर को, चेन होल्डर को फेंकूंगा, क्यों भाई, की चेन को फेंकूंगा, तो क्या कुछ ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इसका एक हर एक पार्टिकल? नहीं कर रहा है ना भाई, नहीं कर रहा, ठीक। और हमने तो पढ़ा है प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, करता है तो ये पार्टिकल नहीं है। इसका आंसर क्या है, ये पार्टिकल नहीं है। लेकिन कमाल की बात बताता हूँ, इस बॉडी से एसोसिएटेड भी एक पॉइंट ऐसा होता है बच्चों, इस बॉडी से एसोसिएटेड एक पॉइंट अभी भी ऐसा होता है जिसका मोशन प्रोजेक्टाइल होता है। मतलब वैसा ही होता है जैसा कि एक पार्टिकल का होता अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। ठीक है। 10th वाले फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी कैसे करें? वो सबसे पहले 10th और 9th का सिलेबस कंप्लीट कर लें अच्छी किताब से, उसके बाद फिर बात करें तैयारी की। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, लिख लीजिए। इज अ पॉइंट associated with the body, which has same acceleration as the acceleration say of a point particle या point object of same mass under the application of same force। मतलब मैंने अगर एक पार्टिकल को फेंका, एक रॉड को फेंका, वो रॉड ऐसे घूमती हुई जा रही है, ऐसे घूमती हुई जा रही है, तो इसके अलग अलग पार्टिकल का मोशन अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों। लेकिन क्वेश्चन से सीखने से कुछ नहीं होता बच्चा, क्वेश्चन से फिजिक्स नहीं सीखी जाती, मैथ सीखी जाती है, जान लीजिए। तो बच्चों हमने तो ये पढ़ा है कि एक पार्टिकल अगर फेंका जाता है तो उस पार्टिकल का मोशन पैराबोलिक होता है। तो मैंने क्या किया, सेम मास का एक पार्टिकल ले लिया, सेम वेलोसिटी से फेंक दिया, हर तरीके से सारी सिचुएशन सेम है। तो पता है क्या हुआ, पैराबोला आया। फिर मैंने यहाँ पर एक वो पॉइंट ढूंढा, तो पता चला यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा है जिसका पाथ एग्जैक्टली वैसे ही है जैसा कि इसका है। ठीक है, ये पॉइंट कहलाता है सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। मतलब अगर एक ऐसी बॉडी है बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं इस पे F1 फोर्स लगाऊंगा ऐसे, ठीक है, और इस पर लगाऊंगा F2, तो क्या होगा बच्चों, कैसी फील आ रही है, ये ऐसे घूमेगी ना भाई, है ना। लेकिन हाँ, तो F1 और F2 फोर्स लग रहा है। अब मान लीजिए एक पार्टिकल है सेम मास का, उस पर भी F1 और F2 लग रहे हैं बच्चों, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा? आप बोलोगे इसका एक्सीलरेशन होगा गुरुजी F1 माइनस F2 अपॉन m, यही होगा। पता है यहाँ पर भी एक ऐसा पॉइंट होगा, इस बॉडी से एसोसिएटेड एक ऐसा पॉइंट होगा अभी भी जिसका एक्सीलरेशन इसके बराबर होगा। ठीक है, उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन किसके बराबर होता है? उस पार्टिकल के एक्सीलरेशन के बराबर होता है जिस पर सेम फोर्सेस लगाए गए हैं और उसका मास भी सेम है। सर आप आकाश भोपाल घाट को जानते हैं? बेटा जानते हैं। नो सर, ही इज़ फ्रॉम एलन। राधिका वो पहले एलन में था, अब वो मेरे बैच में आ गया है, शिफ्ट हो गया है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। राधिका सुमानी वो एलन में था लेकिन अभी शिफ्ट हो गया है, मेरे बैच में आ गया वो। ठीक है जी,
सर एक डाउट था, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी में डिफरेंस क्या है? हाँ, अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है तो मैंने तो डेराइव कराया है वर्क एनर्जी थ्योरम से ही मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल आता है, ये तो डेराइव कराया ना, तो फिर ये डाउट आना ही नहीं चाहिए अगर थ्योरी ढंग से पढ़ी है भाई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हो गई है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। सेंटर ऑफ मास के पहला, रिलेटिव रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, रिलेटिव पोजीशन ऑफ center of mass remain fixed relative to body in case of rigid body only. Radhika, I am in an academy and he is my friend. We are from the same district. हाँ बेटा होंगे, आप उससे बात करिएगा, पूछिएगा कि आपने उसने एडमिशन ले लिया है अन अकेडमी में, तो बताएगा आपको। तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स फिक्स्ड रिलेटिव टू बॉडी इन केस ऑफ रिजिड बॉडी ओनली। क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, डस्टर है या कुछ एक ब्रिक मान लीजिए, ठीक है। इस ब्रिक पे 4 नाम दे दीजिए बच्चों, ABCD ऐसे नाम दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे एक एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। इसको बोल दीजिए x, इसको बोल दीजिए y, और मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास आ गया, और ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है RCM। तो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बॉडी कितना भी घूमे, अगर ये रिजिड बॉडी है, अगर ये बॉडी रिजिड बॉडी है, तो बॉडी के रिलेटिव सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, बॉडी के रिलेटिव मतलब बॉडी की एक्सिस के रिलेटिव RCM हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है बच्चों, बॉडी की एक्सिस, बॉडी के रिलेटिव, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट बच्चों है, ध्यान दीजिएगा जरा, सेकंड पॉइंट है वो ये कि रिलेटिव पोजीशन तो मैंने बता दी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी में और may not lie outside the body, outside the body. Center of mass of a body may or may not lie outside the body. समझ में आया भाई, ठीक। तो बाहर भी लाई कर सकता है, अंदर भी लाई कर सकता है। जैसे एक रिंग ले लीजिए, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास बॉडी पर लाई नहीं करता, या फिर एक आधी रिंग ले लीजिए, इस आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लाई करता है ना। तो बॉडी के बाहर भी एक सेंटर ऑफ मास लाई कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों, ऐसा पॉसिबल है। अब आते हैं फिजिक्स की इस डेफिनेशन से सेंटर ऑफ मास की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन बनाई गई है। वो मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे बनाई गई है मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी केवल मैथमेटिकल डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। जब मैं 20 चैप्टर में होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार फिजिक्स की डेफिनेशन से ये मैथमेटिकल डेफिनेशन कैसे आई और क्यों आई, ठीक है, ये बताऊंगा, ठीक। जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ रंजन कुमार कह सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मास के लिए। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा भाई, RCM इक्वल्स टू सिग्मा MI RI डिवाइडेड बाय सिग्मा MI, ये है डेफिनेशन सेंटर ऑफ मास की, मैथमेटिकल फॉर डिस्क्रीट मासेस। तो अब आपको एक डाउट आ सकता है कि गुरुजी ये डिस्क्रीट मासेस क्या होते हैं, ये तो आपने पढ़ाया नहीं है।
डिस्क्रीट वर्ड का क्या मतलब होता है, तो आपने बताया ही नहीं है। तो डिस्क्रीट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़, ऐसी चीज़ें, ऐसे पार्टिकल जो काउंटेबल हो, काउंट किए जा सके, है ना। तो 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल, 5 पार्टिकल, ऐसे काउंट कर सकूं। अब ये आईफोन कितने पार्टिकल से मिलके बना है हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। छोटे छोटे पॉइंट ऑब्जेक्ट, कितने पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलके बना है हम इसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये कैसा है, कॉन्टिन्यूअस मास है, डिस्क्रीट मास नहीं है। इसको ज़रा देखते हैं, थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, कैसा आता है एक्सपेंड करने पे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है बच्चों। ठीक, तो जैसे मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगी बात। इसको या फिर यूं कह दें, सर आप 25 वाले बैच में पढ़ाओगे। राधिका बेटा आप किस बैच में हैं? मैं तो भी 25 वाले में मेरा पक्का नहीं है, जा भी सकता हूँ नहीं भी जा सकता हूँ। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा ज़रा बच्चों, ध्यान दीजिएगा ज़रा बच्चों। RCM इक्वस टू M1 R1 प्लस M2 R2, मैंने पिछले पेज पर ये लिखा था, अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन, ये लिखा था बच्चों। ठीक है, इसको हम लोग, सर सीओ का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है बताया ना बेटा, अभी भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है ये तो स्टार्टिंग में भी पढ़ा दिया और अभी मिड चैप्टर में वापस से बताऊंगा, और इस चैप्टर में हम यही सब तो सीखेंगे बेटा। ठीक है, हाँ ठीक। तो अगर मैं RCM को आई कैप, जे कैप, के कैप कंपोनेंट में ब्रेक कर देता हूँ तो मैं बोलूँगा XCM इज सिग्मा MI XI अपॉन सिग्मा MI, YCM इक्वल्स टू सिग्मा MI YI अपॉन सिग्मा MI एंड ZCM इक्वल्स टू सिग्मा MI ZI डिवाइडेड बाई सिग्मा MI। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो ये है कहानी XCM, YCM और ZCM में ब्रेक करने की। मतलब मैंने क्या किया, इधर वाले आई कैप वाले को इधर वाले आई कैप से, जे कैप वालों को जे कैप वालों से, के कैप वालों को के कैप से कंपेयर कर दिया। ठीक, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस बात को बेहतर समझने के लिए बच्चों। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये है जेड एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, इसको मैं वाई एक्सिस कर रहा हूं। ठीक है, और ये है बच्चों जेड एक्स एक्सिस। ठीक, अच्छा, अब ये एक क्यूब है, क्यूबॉइड तो नहीं, क्यूब ले लेता हूँ थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक, ये क्यूब है बच्चों। अब इस क्यूब में यहाँ पर 2m मास है, a बाई ए का क्यूब है, a बाई ए का क्यूब है, यहाँ 2m मास है, यहाँ पर बच्चों 4m मास है, यहाँ पर 3m मास है, और यहाँ पर बच्चों m मास है ओरिजिन पर। ठीक है, नाउ लोकेट सेंटर ऑफ मास, फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। चलिए शुरू हो जाइए फटाफट, जल्दी से बताइए मुझे सेंटर ऑफ मास कहाँ है।
तो देखिए जरा बच्चों, एक्सीएम कितना होगा, तो 2m, एक से शुरू करते हैं, m का x कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 0 प्लस, ठीक है, y का x कोऑर्डिनेट 2m पर आते हैं, 2m का x कोऑर्डिनेट बोलिए a है, 3m का x कोऑर्डिनेट बोलिए a है, ठीक, और 4m का x कोऑर्डिनेट बोलिए वो भी a है, डिवाइडेड बाय टोटल मास m प्लस 2m प्लस 3m प्लस 4m, क्यों भाई कितना आया, 10m आ रहा है, तो एक्सीएम आ गया। एक्सीएम की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये आती है 2m 3m 4m, तो 9/10a, ये आ गया एक्सीएम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जो टॉपिक पुनीत सर ने करवाए हैं वो मैं ऑलरेडी कोचिंग के पर कर लिए हैं। ओके, तन्मय शर्मा, शिखा वर्मा, सर सचिन सिंह सर बोले थे सीएम कॉन्सेप्ट है ट्रांसलेशन मोशन और एमजी में के लिए सेफ है यूज़ करना, वो बताऊंगा क्यों है ऐसा, तब मैं लिखवाऊंगा, अभी शिखा नहीं लिखवाऊंगा मैं, ठीक है बेटा। वाई एक्सीएम 9/10 आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, गलत आ गया मेरा एक्स, चलिए देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट देखा था, तो ये वाई होना चाहिए बच्चों, वाईसीएम होना चाहिए, ठीक है। अब जरा एक्सीएम देख लेते हैं। एक्सीएम मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला m का कितना है, 0 है बच्चों, 3m का कितना है, a है, 4m का कितना है, a है, और 2m का फिर से 0 है, डिवाइडेड बाई 10m, 4 3 7, तो एक्सीएम आ रहा है 7a/10 बच्चों, ठीक है, ये एक्सीएम आ रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा, तो एक्सीएम भी आ गया, वाईसीएम भी आ गया। अब जेडसीएम देख लें। सर वो वाई एक्सेस है ना, हाँ बेटा बिल्कुल, ये वाई एक्सेस है। अब जेड देखते हैं, जेड वाला, जेड वाले में बच्चों m का जेड कोऑर्डिनेट कितना है, m का जेड कोऑर्डिनेट 0 है, फिर 2m का जेड कोऑर्डिनेट कितना है बच्चों, 2m का है a, ठीक है, फिर 3m का जेड कोऑर्डिनेट देख सकते हैं क्या हम लोग, 3m का 0 आ रहा है कि नहीं, और 4m का बोलिए, 4m का a, तो 3m का 0 और 4m का a, डिवाइडेड बाय बच्चों 10m, ठीक है। तो जेड सी एम सेंटर ऑफ मास का जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा ये हम देख सकते हैं, और वो आ रहा है 2ma प्लस 4ma अपॉन 10m, यानी कि 6/10, दैट मीन्स 3/5a, ठीक है। मेरे ख्याल से बात मेरी समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। तो ये है, अगर किसी ने कहा नहीं नहीं मैं तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर पूछा था, ये तुम क्या बता के भाग रहे हो, मैं कहा हाँ यार ये बात तो सही है, बता देते हैं भाई। तो मैं बोलूँगा 7a/10 आई कैप प्लस 9/10 ए जे कैप प्लस, आगे बढ़िए बच्चों, 2/5 ए के कैप। भैया पेशेंस रखिएगा, आपको मैं पूरा चैप्टर समझाऊंगा, आपके जो क्यूरियसिटी डेवलप हो रही है कि सर ने ये नहीं बताया, सर ने वो नहीं बताया, मेरी सीक्वेंसिंग थोड़ी डिफरेंट रहती है बच्चों, थोड़ा विश्वास रखिए, मैं आपको इतना बता दूंगा जो किसी ने नहीं बताया होगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको वो चीज़ें बताने जा रहा हूँ, उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ जिनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उनके रिज़ल्ट्स हमें याद करने होंगे, और अगर हम रिज़ल्ट याद करके रखेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है बच्चों। ये 3/5 है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, जिसका रिजल्ट याद करना है वो है COM ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम, ठीक है, COM ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम। 2 पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चों, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये M1, ये M2, ये बीच की डिस्टेंस R है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो मैंने कहा यार बहुत तरीके हैं सेंटर ऑफ मास पता करने के, एक काम करिए आप यहाँ पर ओरिजिन ले लीजिए और इसको एक्स एक्सेस ले लीजिए, वाह मज़ा आ गया ये तो। क्यों, क्योंकि M1 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, और M2 का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा R, तो सीधा सीधा सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सीएम की वैल्यू M1 इंटू 0 प्लस M2 इंटू R डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 होगी, ठीक। इसका मतलब
यहाँ से सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई हमको। एक और चीज़ जिसका मैं यूज़ बार 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 लगातार करता रहूँगा, वो क्या चीज़ है वो भी जान लो। वो ये है बच्चों कि नई स्टाइल, मतलब ये जो बताने जा रहा हूँ इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने मैं बार बार यूज़ करूँगा। वो क्या, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये m1 है और ये m2 है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस बार ओरिजिन सेंटर ऑफ मास इटसेल्फ ले लिया है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर कितना होगा अगर आप उसी पे बैठे हो, 0 होगा बच्चों। अगर ये डिस्टेंस x2 है और ये डिस्टेंस x1 है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि m2 x2 माइनस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, जो कि 0 है क्योंकि मैं उसी पे बैठा हूँ। तो यहाँ से एक रिज़ल्ट आता है, जो रिज़ल्ट हमें बहुत फ़ायदा देता है आगे चल करके, और वो ये कि मासेस की डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से उनके मास के इन्वर्स रेशियो में होती है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हैवी पार्टिकल की साइड में शिफ्ट होगा या लाइट पार्टिकल की साइड। तो जाहिर सी बात है जिसका मास ज़्यादा होगा, इन्वर्स रेशियो है बच्चों, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी डिस्टेंस छोटी होगी, क्योंकि मास ज़्यादा तो उसके करस्पॉन्डिंग x2, और x2 किसके सामने है, छोटे वाले के सामने। ठीक है भाई, ओरिजिन कहीं पर भी ले सकते हैं, ये तो अभी अब तुम देख ही रहे हो, मैंने लेके दिखाई दिया है। क्योंकि क्या चीज़ फिक्स रहती है, क्यों ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं, क्योंकि रिलेटिव लोकेशन सेंटर ऑफ मास की फिक्स रहती है, इस कारण से ओरिजिन कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्विज़ेस लेने के लिए बच्चों मैंने ऑलरेडी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन पर और सर्कुलर मोशन पर टेलीग्राम पर मैंने क्लास टेस्ट डाल रखे हैं, तो जाइए उन क्लास टेस्ट को दीजिए, लेकिन तभी दीजिएगा जब आपने अच्छी खासी प्रैक्टिस की है। तो उन क्लास टेस्ट को दीजिए, आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, मैं आगे और डाल दूँगा। ठीक बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे की बात यह है बच्चों कि मतलब इस चीज़ को क्या हम से वेक्टर फॉर्म में करने की ज़रूरत है? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप जितना ज़्यादा टफ़ करना चाहेंगे उतना ही ज़्यादा टफ़ होगा, है ना। ईज़िली तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ईज़िली। सर कौन से टेलीग्राम पर हैं? मोहित MB सर फिजिक्स चैनल का नाम है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखने जा रहे हैं इस 2 पार्टिकल सिस्टम के बाद बहुत ही बढ़िया चीज़, और वो ये सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडीज। कॉन्टिन्यूअस बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं वो बच्चों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। हाँ, क्विज इरोडो सॉल्व करने के बाद ही करना, वरना मत करना। तो क्वेश्चन नंबर 1, मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा हूँ, पॉइंट नंबर 1, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज। अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडीज है ना, बॉडी है, तो लाई ऑन देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। नहीं, इरोडो नेसेसरी नहीं है, लेकिन अच्छा होल्ड हो जाना चाहिए आपको। आपकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारी एक्सरसाइज आपने कर ली होनी चाहिए, उसकी पूरी प्रैक्टिस अच्छी हो जानी चाहिए, तभी दीजिएगा, वरना आप दुखी हो जाएंगे कि आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं। ठीक है, COM ऑफ यूनिफॉर्म बॉडीज लाई ऑन देयर ज्योमेट्रिकल सेंटर। यूनिफॉर्म अगर बॉडी है तो, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यूनिफॉर्म डिस्क का एग्जाम्पल लो, यूनिफॉर्म रिंग का एग्जाम्पल लो। अगर डिस्क है और ये यूनिफॉर्म है तो सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। अगर ये रिंग है तो भी सेंटर पे लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, डिस्क हो, रिंग हो, कोई भी चीज़ हो, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। या एक और बात बताता हूँ जो आप लोग को नालायक को याद नहीं रहती है और इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, वो भी बता देता हूँ। वो है एक राइट एंगल ट्रायंगुलर प्लेट। अगर एक राइट एंगुलर ट्रायंगुलर प्लेट है और इसकी हाइट से h है और ये बेस जो है वो b है, ठीक है, ये है ट्रायंगुलर प्लेट। कैसी है? राइट एंगल। सर टेलीग्राम चैनल का लिंक आपने कहाँ डाला है, प्लीज़ एक बार
बता दीजिए मुझे। MB सर फिजिक्स नाम पे टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है। MB फिर स्पेस फिर सर फिर स्पेस फिर फिजिक्स ऐसे डाल तो मिल जाएगा। हालांकि देखता हूँ मैं, अगर लिंक मेरे को मैं ढूंढ पाता हूँ तो लिंक भी डाल देता हूँ अभी का अभी। ठीक है, ओके। करता हूँ कोशिश ना बच्चों लिंक डालने की। ये दीजिए, देखिए मैंने लिंक डाल दिया बच्चों, t.me/mohibar1। ठीक है, ये लिंक है। ठीक बच्चों, यहाँ पर पता है आपको कहाँ होता है? अच्छा, जान लीजिए, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से b/3 डिस्टेंस और यहाँ से h/3 हाइट पर होता है। ठीक है, जो क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर भी यहीं होता है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गई बात? ठीक, अच्छा। माई कमेंट चंद्रवंशी का कमेंट क्या है? माई कमेंट चंद्रवंशी, माई कमेंट चंद्रवंशी। सर 11 के शीट क्वेश्चन बैंक जाएगी इससे करने से? हाँ, हो जाएगी बेटा, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, फोकस करेंगे, जैसे सर कह रहे हैं वैसे काम करेंगे, नोट्स घर में रिवाइज करेंगे, टीचर की तरह पढ़ाएंगे इन नोट्स को घर में जा करके एक इमेजिनरी पर्सन को, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। सर आप SRG बैच में पढ़ाते हो क्या अनअकैडमी में? हाँ बेटा, मैं SRG बैच में पढ़ाता ही नहीं हूँ, पूरी मेंटरशिप मेरी रहती है। SRG बैच मैं ही देख रहा हूँ अनअकैडमी में, तो आप जान लें। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक स्टेटमेंट लिखिए, कुछ नोट्स हैं वो लिखवाने जा रहा हूँ और उनका यूज़ होगा, वो भी जान लीजिए। एक बात और जान लीजिए, एक बड़ी फेमस सी चीज़ हो रखी है और वो ये हो रखी है कि सेंटर ऑफ मास, कुछ लोग के दिमाग में ये रहता है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ बॉडी का पूरा मास कंसंट्रेटेड माना जा सकता है। ये डेफिनेशन जिसने भी पढ़ी है वो सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन के बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। इस डेफिनेशन को ये डेफिनेशन सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब आप ये जान लीजिए कि इसमें पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेट हमेशा ही मान लेना पाप है, और ना ही ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, तो मैं जो बता रहा हूँ वो डेफिनेशन याद करिएगा, और वो डेफिनेशन है टू कैलकुलेट center of mass of combination of bodies to calculate center of mass of combination of bodies we can बेटा उसमें आपको इंटरनेशनल रैंक मिल जाएगी, है ना, तो वो देख लीजिएगा, ग्लोबल रैंकिंग उसमें आ जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा। वी कैन अच्छी रैंक आनी चाहिए बस। वी कैन एज्यूम होल मास of the body to be concentrated। डेफिनेशन क्या होती है राधिका? नहीं, कौन पूछ रहा था डेफिनेशन? वाई दैट डेफिनेशन इज नॉट ट्रू सर, क्योंकि ये डेफिनेशन नहीं होती है पीपुल दीवान। ठीक है, और मैंने जो डेफिनेशन आज लिखवाई है वीडियो में पीछे जा करके वो डेफिनेशन देख लीजिएगा, वही इकलौती डेफिनेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट करती है सेंटर ऑफ मास की। दो डेफिनेशन नहीं होती है। बॉडी टू बी concentrated at its center of mass COM। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ इस नोट के थ्रू वो भी बता देता हूँ बच्चों। मैं ये कहना चाहता हूँ, मान लीजिए ये दो बॉडीज़ हैं, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। ठीक है, ये दो बॉडीज़ हैं। रंजन भैया, ट्रायंगल में तो 4 ज्योमेट्रिकल सेंटर हैं, तो शायद से किसी और में हो। बेटा ट्रायंगल में 4 ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं होते हैं, अगर आपको किसी ने ये बात बताई है तो गलत बताई है, जान लीजिए। ज्योमेट्रिकल सेंटर एक ही होता है, क्योंकि बाकी और तरीके के सेंटर्स होते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। खैर हम बढ़ते हैं आगे। ये M1 मास की बॉडी है, ये M2 मास की बॉडी है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
आपसे कहा है कि ये अगर मैं इस पूरे को सिस्टम लेता हूँ, मान लीजिए लेता हूँ, मेरा मन है, ठीक है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बताइए, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। अगर m1 का सेंटर ऑफ मास मैंने बता दिया यहाँ पर है, ठीक है। अभी ज्योमेट्रिकल सेंटर की बेटा आप लोगों को डेफिनेशन ही नहीं पता है, एक्चुअल में मैथ्स में ज्योमेट्रिकल सेंटर पढ़ाया नहीं जाता है। ये है R1 COM, ये है R2 सेंटर ऑफ मास, ये इसका सेंटर ऑफ मास है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखवाया है वो बताता हूँ। मैंने ये लिखवाया बच्चों कि जब भी आपको सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना हो, मतलब टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ गिवन सिस्टम, जो सिस्टम आपको दिया गया है, अगर आपको उसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है तो बच्चों मैंने ये लिखवाया है कि आप R1 की जगह M1 रख दीजिए, ये R2, ये M2, ठीक है। तो अगर आपको अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, वही उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा, गारंटी है। इसको प्रूफ करूँगा, चिंता मत करना। तो RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, इसका इस सिस्टम का जो दिया गया है, ठीक है। इसका प्रूफ अगर झेल सकते हो तो झेलने की कोशिश करना। इसका प्रूफ देता हूँ, जनरली लोग झेल नहीं पाते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं आपको समझाने की। RCM इक्वल्स टू सिग्मा MI RI अपॉन सिग्मा MI, हमने ये पढ़ा है। इसको अपन लिख सकते हैं सिग्मा MI RJ सिग्मा MK RK। बच्चों एक मिनट में आता हूँ, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, आप लोग को आवाज़ बैकग्राउंड से आ रही है क्या बच्चों, ज़रा मुझे बताना। डिवाइडेड बाय सिग्मा MJ प्लस सिग्मा MK। ये K और J क्या है वो भी बता देता हूँ। ये वाली बॉडीज़ के पार्टिकल को J से डिनोट कर रहा हूँ और ये वाली बॉडीज़ के पार्टिकल को K से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बॉडी के J से डिनोट कर रहा हूँ, दूसरे को K से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर। अच्छा, अब ये क्लियर होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और वो हम आगे ये देखना चाहेंगे कि सिग्मा MK RK सिग्मा MI RI, ये आ गया, ये हाँ। तो आई कहाँ से आ गया जी, यहाँ तक समझ में आ गया। तो पूरे सिग्मा MI RI को एक बॉडी के लिए अलग, दूसरी बॉडी के लिए अलग, ऊपर वाले को लिख लिया, ऐसे नीचे वाले को लिख लिया, ठीक। अब ध्यान देना, सिग्मा MI RJ वेक्टर डिवाइडेड बाय सिग्मा MI मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा MI प्लस सिग्मा MK RK वेक्टर डिवाइडेड बाय सिग्मा MI, सॉरी सिग्मा ये MJ था, ये सिग्मा MK हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा MK। ये कर सकते हैं ना भाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई, और यहाँ आ गया टोटल मास, दोनों का समेशन आ गया, ठीक। चलिए RCM देखते हैं कहाँ पर आया। ये तो पता ही है अपन को, और ये क्या है, पहली वाली बॉडी का मास, और ये क्या है, पहली वाली बॉडी का सेंटर ऑफ मास। ऐसे दूसरी बारे को लिख सकते हैं M2 RCM2 डिवाइडेड बाय टोटल मास, दैट इज M1 प्लस M2। ये मैंने प्रूफ कर दिया है कि इस डेफिनेशन से आप इस डेफिनेशन पर आ सकते हो। दैट मीन्स टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज यू कैन assume whole mass of the bodies at their respective center of masses। ठीक, क्लियर। रेस्टिंग हॉलीडे इज़ ए गुड बुक बेटा। सर मैंने अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर रखा है, पर सर मुझे SRG बैच भी ज्वाइन करना है, मैं अभी क्लास 10 में हूँ। तो मैंने SRG बैच के लिए नंबर दिया था लास्ट क्लास में, रिकॉर्डिंग में देख लेना, वो नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आप SRG बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्रूफ जस्ट मैनिपुलेशन, अच्छा हाँ, प्रूफ जस्ट मैनिपुलेशन कह सकते हो बेटा, ठीक। कोई और डाउट किसी को पूछना है इसमें? ठीक है, चलिए हम
आगे बढ़ते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं आखिर इसका फ़ायदा क्या है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा इसका फ़ायदा क्या है। तो ये एक प्लेट है, सर्कुलर प्लेट बच्चों, ठीक है, और इसका रेडियस जो है वो a है मान लीजिए। इसके बगल में बच्चों एक स्क्वायर प्लेट रखी है, इसके बगल में एक स्क्वायर प्लेट रखी है 2a/2a की, और ये किसकी है, a की, ठीक है। both plates are cut from the same sheet, दोनों को सेम शीट से कट किया गया है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द लोकेशन, फाइंड डिस्टेंस ऑफ से COM, ठीक, फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, डिस्क के सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी। चलिए बच्चों, ये होमवर्क है, ये क्वेश्चन होमवर्क रहा आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करूँगा, तब तक के लिए टाटा भी है और बाय बाय भी है, ठीक है।